अजीज़ा ने आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुँचे। सोल्जर स्पीक्स के ऊपर फ़िल्म का रिव्यू है मूवी का। धुरंधर पहली मूवी आई थी। धुरंधर मूवी एक ऐसी है जिसमें हिंदुस्तान ने मूवी बनाई है। 8 घंटे की इकट्ठी फिल्मिंग की गई है। पहला तकरीबन 3 महीने पहले हमने उसका रिव्यू दिया था। अब उसका पार्ट 2 आया है। 4 घंटे की फ़िल्म थी और उस पर रिव्यू हम इसलिए दे रहे हैं, हम मूवी के रिव्यू वगैरह नहीं करते। मैं और सबीन कल रात देखने गए हुए थे। वो पाकिस्तान के ऊपर बेस करके बनाई गई है। लोग कह रहे हैं कि जनाब है तो नैरेटिव वॉरफेयर है, इसमें कोई शक नहीं है। और एक फ़िक्शन भी बहुत ज़्यादा है। क्रिएटिव लाइसेंस को भी राइटर ने यूज़ किया है उसके अंदर। आदित्य धार ने उसको जो है वो प्रोड्यूस किया है। और अब उसके अंदर ज़ाहिरी बात है कि मुख्तलिफ़ एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन टोटली वो बेस पाकिस्तान के ऊपर है, कराची की पॉलिटिक्स के ऊपर बेस्ड है। पार्ट 1 का मैं रिव्यू कर चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूँगा, उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। पार्ट 2 के ऊपर लोग कह रहे हैं कि जी बहुत ही नेक्स्ट लेवल प्रोपेगेंडा किया गया है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि फ़िक्शन बहुत ज़्यादा है, लेकिन बेस्ड ऑन रियलिटी इसको बनाया गया है। पाकिस्तान के अंदर ज़ाहिरी बात है, जब अगर कोई हॉलीवुड फ़िल्म बनाएगा अगर अमेरिका की फतूहात से मुतल्लिक, तो अमेरिका को हीरो ही दिखाएगा। इसी तरह भारत अगर कोई फ़िल्म बनाएगा पाकिस्तान के अंदर जो उनके इंटेलिजेंस ऑपरेशंस हैं, तो अपने आप को वो हीरो दिखाएंगे, वन साइडेड दिखाएंगे बात। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो आसिम मुनीर जिस वक्त DGISI था और बाजवा जिस वक्त आर्मी चीफ़ था, तो इस सीरीज़ ऑफ असैसिनेशन हुई पाकिस्तान में मुजाहिदीन लीडरशिप की, मिलिटेंट लीडरशिप की, खालिस्तानी, कश्मीरी। और वो बाकायदा पाकिस्तान में बताया गया कि RNAW उसको काम कर रहा है। यहाँ पे इस फिल्म में दिखाया ये गया है कि RNAW ने किस तरह एक धुरंधर प्रोजेक्ट के ज़रिए उनकी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने, जो कि अजित डोवाल जो है जिसको हेड करते हैं, वो अजय संजाल नाम का उन्होंने एक बंदा वहाँ पे दिखाया, एक फ़िक्शनल कैरेक्टर दिखाया। और उन्होंने किस तरह इन्फिल्ट्रेशन की पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड के अंदर और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर, और किस तरह उन्होंने फिर जो है वो अंदर घुस के मारा भी और बदले भी मुकाए। और एक प्रोएक्टिव पॉलिसी जो कि जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ पे आया डेफिनेटली नज़र आती है, बड़ी ही प्रोएक्टिव पॉलिसी है। सबसे बड़ी बात यह है कि आसिम मुनीर के ऊपर जब DGISI था, उसको भी दिखाया गया, पोर्ट्रे किया गया कि उसने पाकिस्तान के न्यूक्लियर सीक्रेट्स इसराइल को पैसों के एवज़ बेचे। और इसी वजह से उनका एजेंट जब आखिर में पकड़ा जाता है तो उसको वापस भी भिजवाया। नो डाउट के नैरेटिव वॉरफेयर है, नो डाउट के जो है वो मतलब रियल लाइफ जो वाक़यात हुए हैं उनके ऊपर बेस करते हुए इसको बनाया गया है। लेकिन फ़िक्शन बहुत ज़्यादा रखा गया है। सुपर हीरो कॉन्सेप्ट दिखाने की कोशिश तो की गई है, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तानी इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान के अंदर इन्फिल्ट्रेशन करके ये ऑपरेशंस सरअंजाम दिए और पाकिस्तान के क्रिमिनल एलिमेंट्स को इस्तेमाल किया गया है पाकिस्तान के अंदर घुस के इस तरह के ऑपरेशंस करने के लिए। और ये भी कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में प्रॉक्सी एलिमेंट्स ISI उनको स्पॉन्सर करती है। कुछ मेन कैरेक्टर्स जो हैं जिनको इस्तेमाल यहाँ पे किया गया, उसमें नवाज़ शरीफ की बहुत ही रियल लाइफ, वेरी क्लोज टू लाइफ जो है वो नवाज़ शरीफ को दिखाया गया। और नवाज़ शरीफ के अब इंडिया का लव लॉस्ट ख़त्म होता हुआ भी इस फ़िल्म के अंदर नज़र आता है। नवाज़ शरीफ को इंतहाई दोगला बंदे के तौर के ऊपर दिखाया गया है। प्रेसिडेंट जरदारी को भी इसमें पोर्ट्रे किया गया है मिस्टर 10% के तौर के ऊपर। चौधरी असलम SP को दिखाया गया कि जनाब उसको बलोचों ने मरवा दिया, हालांकि ISI की वो ख़ुद बात नहीं मान रहा था। इस फिल्म में दिखाया गया और इसके ऊपर मैं स्टोरी कर चुका हूँ, इसलिए उसको रास्ते से हटाया गया। और उसको तालिबान ने ही रास्ते से हटाया था क्योंकि ISI के एसेट्स को भी चौधरी असलम जो है वो मार रहा था। ये भी बात यहाँ पे दिखाई गई है, इसमें कोई शक नहीं है। एक नवीद गबोल लगता है कि एक कैरेक्टर है जिसको पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई है और उनको उन्होंने इंडियन एसेट के तौर के ऊपर पोर्ट्रे किया है नवीद गबोल को। अभी आई डोंट नो वो नवीद गबोल है या नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि जनाब ना ये डॉक्यूमेंट्री है ना ये कोई रियल लाइफ फिगर है, कोई भी किसी किस्म की इसमें आप you cannot make it out to be some kind of realistic thing। बट आदित्य राजकोल ने इसके ऊपर बड़ी डिटेल किस्म की रिसर्च की है और ये बेस्ड ऑन फैक्ट्स और रियल टाइम असल जो हकीकी ज़िंदगी से मुतल्लिका जो तमाम मामलात हैं, रहमान डकैत, रहमान बलोच, उसके बाद उज़ैर बलोच को इस वक्त पाकिस्तान की जेलों में हिंदुस्तान के लिए जासूसी करने के इल्ज़ाम में रखा गया। दरअसल वो बताया गया कि असल जो उनका बंदा था, धुरंधर जो इनका एजेंट था, हमज़ा मज़ारी के नाम
नाम से, वो उसको इन्होंने छोड़ा तो उसकी जगह उज़ैर के ऊपर इल्ज़ाम धर दिया, हालांकि उज़ैर का कसूर नहीं था इसके अंदर हिंदुस्तान के लिए उसके एजेंट के तौर के ऊपर काम करने का। लेकिन बहुत ही डीप एक नेटवर्क दिखाया गया है जो कि हिंदुस्तान का है पाकिस्तान के अंदर, और मुझे लगता है कि नेटवर्क तो बहरहाल मौजूद है लेकिन इतना भी इफ़ेक्टिव नहीं है जितना ज़्यादा उसको चढ़ चढ़ के बता रहे हैं। बहरहाल ये एक मेरा एक प्रोफेशनल एनालिसिस है। सबीन मेरे साथ थी, मेरे सामने बैठी हुई हैं, उनकी बहुत ज़्यादा ग्रीवेंसेस हैं, रिजर्वेशंस भी हैं, लेकिन उनका क्या रिव्यू है, एक ज़ाहिर बात है कि बीइंग माय पार्टनर सिटिंग ओवर देयर, सिनेमा फुल था। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बचपन से आपने देखी होती हैं और उसके बाद एक कल्चरल शॉक भी होता है, उसके अलावा कुछ चीज़ों को आप एक्सेप्ट भी नहीं करते। लेकिन मैं सबीन से पूछूंगा वेलकम करते हुए कि उनका इस मूवी के ऊपर क्या रिव्यू है। ओवर टू यू सबीन, वेलकम। जी थैंक यू एंड अस्सलाम वालेकुम। एंड मूवी का क्या रिव्यू है? शॉक, डेफिनेटली कल्चरल शॉक भी कह सकते हैं, एक इंफॉर्मेशन शॉक भी, क्योंकि बचपन से हमें ये बताया गया और हमें समझाया तो नहीं कह सकते, लेकिन जो हमारे सामने चीज़ें आती रही हैं हमें ये अंदाज़ा था कि पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादती की जा रही है। ऑब्वियसली एज अ फ़िल्म हम इसको 100% सीरियस तो नहीं ले सकते। हम इसको हम लोगों को एक नैरेटिव दिया जाता है एज पाकिस्तानी, और इसको पैट्रियटिज़म के ज़ुमरे में, ज़ुमरा होता है या जुमरा होता है? ज़ुमरा ही होता है। ज़ुमरा, जी, ज़ुमरे में लिया जाता है पैट्रियटिज़म, नेशनलिज़म। मैं नेशनलिज़म के बहुत सख्त ख़िलाफ़ हूँ। कोई भी कंट्री जिनके लोग नेशनलिस्ट हैं तो मैं उस चीज़ से एग्री नहीं करती, क्योंकि नेशनलिज्म और फैशिज्म में बड़ा एक थिन लाइन डिफरेंस है। अल्ट्रा नेशनलिज्म फैशिज्म बन जाती है। जी जी। तो एक पैट्रियोटिक पाकिस्तानी होने के नाते हमें ये बताया गया था कि इंडिया बहुत ज़्यादती, बहुत जुल्म करता है पाकिस्तानियों के साथ और पाकिस्तानियों के ऊपर खामखा अटैक करते हैं। लेकिन ये जो नैरेटिव अभी बताया गया है, दिखाया गया है, उसके हिसाब से ऑब्वियस बायस्ड होगा। मैं नहीं कहती कि बिल्कुल परफेक्ट है इंडियंस, और मैं नहीं कहती कि पाकिस्तानी बिल्कुल परफेक्ट है। मैं इस वक्त बहुत न्यूट्रल तो नहीं, लेकिन एज ए न्यूट्रल ऑन लुकर इसको डिस्कस करूँगी। मुझे लगता है कि जो बातें आपने वहाँ पे डिस्कस की मेरे साथ, इवेंट्स जो दिखाए गए उसमें, कि फॉर इंस्टेंस लियारी गैंग वॉर्स, जो ड्रग बिज़नेस है, ड्रग्स के बारे में आपने नहीं बताया कि किस तरह ड्रग्स एक्सपोर्ट की जाते हैं पाकिस्तान से इंडिया के अंदर, किस तरह मैं इसके ऊपर स्टोरी नस्ल, करता जी जी जी, तो वो मुझे याद है अच्छी तरह से, वो नस्ल कैसे तबाह की जा रही है। तो ये भी एक वॉरफेयर की एक टेक्निक है। तो इंसानी जानें वहाँ पे एक आप समझें कि मुतासिर हो रही हैं। तो ये सारी बातें जब एग्जिस्ट करती हैं तो आप समझ सकते हैं कि 80 to 90% तो जो बातें बताई गई हैं वो तो कम से कम आप एक एंगल से ज़रूर कह सकते हैं कि एक एंगल इंडियन एंगल की तरफ से दिखाई जा रही है, तो जिससे ये सामने ज़ाहिर हो रहा है कि उनके साथ हुई हैं ज़्यादतियाँ पाकिस्तानियों की तरफ से। और पाकिस्तानियों, अगर मूवी में देखा जाए तो जनरलाइज्ड कंसेप्शन नहीं था कि पाकिस्तानी इन्वॉल्व है इसमें। ISI का जिक्र बहुत होता था, और पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी ना बहुत ही आप समझ लें कि बिनाइन दिखाया गया कि वो बस जी हम करवाते हैं उनको सेलेक्ट। जिस तरह ये दिखाया गया कि बड़े साहब जो हैं वो दाऊद इब्राहिम है असल में, पाकिस्तान के मिलिट्री बॉसेस नहीं है बड़े साहब। बिल्कुल ऐसे ही है, बड़े साहब इब्राहिम को दिखाया। तो डू यू थिंक दैट्स एन एग्जैजरेशन? इट इज क्योंकि दाऊद इब्राहिम की इतनी औकात नहीं है ना, जितनी ज़्यादा दिखा दी है। ये पॉलिसी लेवल ऊपर टॉप से, तो उन्होंने स्टेट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान के नहीं डाली। हाँ, तो ये आई एम ट्राइंग, लेकिन DGISI को रगड़ दिया साथ ही। आसिम मुनीर को भी रगड़ दिया। हाँ, आसिम मुनीर जब वो DGISI था, इजराइलियों को बेच रहा था, हाँ एसेट्स, लेकिन जब आप देखें अगर बाकी चीज़ें हकीकत हैं तो ये कहाँ से पकड़ के ले आए हैं बातें? कुछ तो है बिहाइंड द सीन्स जो हमें नहीं पता। उन्होंने कहा था ना, अजय सन्याल जो अजय सन्याल बना हुआ है, अजित डोभाल का करैक्टर, के क्या इजराइलियों ने हमें नहीं बताया होगा, तुमने उनको बेचा है तो आपने उनको बेचा है। ये बताएं ना फिर कि क्या किस्सा क्या है, क्योंकि हमारे व्यूअर्स इस वक्त के उनको समझ नहीं आ रही होगी वो बात क्या कर रहे हैं। मैंने बात की है कि उसमें वो कहते हैं कि इनका जब एजेंट पकड़ा जाता है तो उनका डायरेक्टर जनरल IB अजय सन्याल जो अजित डोभाल को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो फ़ोन करता है DGISI को, क्योंकि आपस में DGISI और उनके तल्लुकात तो होते हैं। अभी भी NSA DGISI से, अभी भी NSA अजित डोभाल हैं, उनका यहाँ के पाकिस्तान के NSA DGISI है, जनरल आसिम मलिक के साथ 1-to-1 डायरेक्ट हॉटलाइन है। तो फ़ोन करता है और कहता है कि भाई आपने जो मेरा बंदा पकड़ा हुआ है उसको छोड़ दो और प्राइवेट जेट आ रहा है उसमें बिठाओ। वो आगे से हंसता है, कहता है इसकी तो हम मिसाल
बना देंगे ये वो, तो फिर वो उसको वीडियो भेजता है कि ये तुमने दुबई में पाकिस्तान के न्यूक्लियर सीक्रेट्स इजराइलीज़ को बेचे हैं, और ये सीक्रेट्स जो हैं हम अगर वीडियो रिलीज़ कर दी तो पाकिस्तान में तुम तो मारे जाओगे, तुम्हारी ख़ानदान तुम्हारे बच्चे भी मारे जाएंगे। फिर उसका तरा निकलता है और वो जो है उसको छोड़ देता है, एजेंट को भी छोड़ता है। और उमर शाहिद हामिद जो एसपी है जिसने अरशद शरीफ शहीद की भी मर्डर इन्वेस्टिगेशन की है, उसको जो है वो बाद में जो है वो ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी बना दिया जाता है, क्योंकि वो इसके ऊपर एतराज़ करता है क्योंकि उसने इंडियन एजेंट पकड़ा हुआ होता है। तो ऑफ कोर्स ये एक बड़ा सीरियस इशू है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और इसको वो फिक्शन भी कहा जा सकता है, लेकिन ये फिक्शन रियलिटी के बहुत करीब है, क्योंकि आसिम मुनीर अखीर करप्ट आदमी है, मास्टर टाइल का केस उसके सामने है। कल मैं इसके ऊपर डिटेल में वीलॉग कर चुका हूँ कि क्या आसिम मुनीर इजरायली एजेंट है, उसमें तमाम मैं एविडेंस सामने रख चुका हूँ, तो इसलिए मैं लिंक डाल देता हूँ, ज़्यादा मैं इसके ऊपर बात नहीं करूँगा। लेकिन ये एक हकीकत है, और वो कहते हैं कि जनाब इजरायली और इंडियन इंटेलिजेंस कोऑपरेशन तो मौजूद है, और इजरायली आपके सगे किस तरह होंगे, और इंडिया में तो मजाक बनाया जा रहा है। आसिम मुनीर का कहते हैं छोटा नेतन्याहू है ये। ख़तरनाक बात यह है कि जिस बंदे ने रिसर्च की है उसको बहुत सारी बातों का पता होगा, इनसाइड इन्फॉर्मेशन जो कि हम तक नहीं आती, और आई एम प्रीटी श्योर कि पाकिस्तानियों तक भी नहीं आती। तो जो इनसाइड इन्फॉर्मेशन के ऊपर बेस की गई मूवी है उसको थोड़ा बहुत सीरियसली लेना तो बहुत ज़रूरी है। आदित्य राजकोल अगर आपने हायर किया है, और वो ठीक है पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन ऑपरेशन कहते हैं कि भाई ये तो टोटल उनका इंटेलिजेंस के लिए काम करता रहा, या इंफॉर्मेशन ऑपरेशन कर रहा है, या प्रोपेगेंडा कर रहा है, लेकिन एक बंदा रिसर्चर रखा गया बाकायदा तौर के ऊपर, और वो जो बातें कर रहा है वो इट डज़ मेक अ लॉट ऑफ सेंस, आप माने या ना माने। हाफिज़ सईद जैसे लोग मुरीद के अंदर मदरसे, मौलाना मसूद अज़हर के ISI चला रही है, बड़े अरसे से चला रही है। आज भी वाइट हाउस में दाऊद इब्राहिम बीमार पड़ा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन दाऊद इब्राहिम इज़ जस्ट वन ऑफ द पॉन फॉर द पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, जिसके ऊपर उन्होंने डायरेक्ट टच तो किया है, लेकिन इतना ज़्यादा टच नहीं किया। ऑफ कोर्स बायस तो मूवी है, लेकिन बहरहाल वो बायस एक्सपेक्टेड थी। सच बात जो मैं बताऊं, आई फेल्ट इनक्रेडिबली अनकंफर्टेबल। मैं अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, मैं उस बैठे हुए यही सोच रही, नहीं ये नहीं हो सकता। मैं आपसे पूछ रही थी ना बार बार, ये ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ है, और आप मुझे अक्सर कहते थे कि जी जी ऐसा हुआ है, और मैं कोशिश कर रही थी कि किसी तरह मैं इस चीज़ को समझाने की, ख़ुद को समझाने की कोशिश कर रही थी कि नहीं ये पाकिस्तानी इतने बुरे तो नहीं हो सकते, जो कि नहीं होंगे यार। हर कोई अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है, हर किसी को अपनी अपनी, लेकिन जो हमने पिछले 4 साल के अंदर देखा है उसके हिसाब से अंदाज़ा हो चुका है कि ये पैसों के लिए, पावर के लिए बहुत कुछ करने के लिए तैयार है। और क्योंकि इन्हें इस पोजीशन में डाला गया है और इनको एक इतना बड़ा रुतबा दिया गया, इतनी बड़ी इनको एक आप कह सकते हैं लीवरेज दी गई है, कानून की वजह से लीगली उनको दी गई है कि वो उसको इस्तेमाल करते हैं, वो अपनी ज़ात के ऊपर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं, और ये पॉसिबल है अगर सोचा जाए तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब उसके बावजूद भी मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत एग्जेजरेशन भी तो क्रिएटिव लाइसेंस को यूज़ के नाम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा किया गया, कमर्शलाइजेशन की गई है। मूवी देखने से पहले ना मैंने कुछ रिव्यूज़ देखे थे जो पाकिस्तानी कहते हैं कि हमने पहली वाली कहते हैं वो भी प्रोपेगेंडा था, लेकिन इतना नहीं, इसलिए हम देखने आ गए। लेकिन अभी तो बिल्कुल एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा जो मैं बता रही थी ना, आई फेल्ट अनकम्फर्टेबल, वो भी अनकम्फर्टेबल फील कर रहे होंगे। लेकिन अगर अनबायस्ड होके देखें, न्यूट्रली होके देखें, तो उन्होंने पाकिस्तानी स्टेट को, जैसे कि आपने भी नोट किया है, नहीं कहा कुछ, उन्होंने फोकस किया है ISI के ऊपर और दाऊद इब्राहिम के ऊपर, और वो जो चंद लोग हैं जिनको वो हायर कर रहे होते हैं, बलोचों को, पठानों को कह लें, जो लियारी गैंग्स हैं, जो जिस पॉलिटिकल मैनिपुलेशन हो रही होती है, जिस तरह वो कर रहे होते हैं, तो वो सारी चीज़ें, और ऊपर से अपना भी इन्होंने किरदार बताया कि हमारा क्या किरदार है बलोचिस्तान के अंदर और किस तरह किया जा रहा है। लेकिन इस बात को मैं पहले भी कह चुकी हूँ, एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, एक्सप्लॉइटेशन की जा रही है, इस सेंस में कि अगर कोई मसला ना होता तो इनकी जुर्रत ना होती कि एक्सप्लॉइट कर सकें, और ये मसला है, फॉल्ट लाइन है। क्यों है? एक पर्पसली क्रिएटेड, अपनी ग्रीड, अपनी लालच, अपने पावर के लिए ये क्रिएट की गई फॉल्ट लाइन है, जो जिसको होना, जिसके लिए ज़रूरी नहीं था। अगर कोई स्ट्रेटेजिक कंपल्शन होती, जैसे कि आपको अक्सर कहा जाता है, तो फिर मैं कहती चलें कुछ वजह है जिसकी वजह से ऐसा किया जा रहा है, लेकिन ना तो कोई स्ट्रेटेजिक कंपल्शन है, ना ही कोई इसकी ज़रूरत है। आप मासूम जाने ले रहे हैं, आप ज़्यादती कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, आप में और नेतन्याहू में क्या फ़र्क है? और ये सिर्फ छोटा नेतन्याहू बड़े नेतन्याहू में क्या फ़र्क है? कोई नहीं। इस पूरे उसूलों में ये जो प्रिंसिपल्स रखे हैं इन्होंने, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस जो रखे हैं इन्होंने, उनमें भी कोई फ़र्क नहीं है। जो गज़ा में आपसे कह लें, ये ज़रा
छुप के कर रहे हैं, कोवर्ट कर रहे हैं, अपने मुल्क में कर रहे हैं, तो उनको समझ नहीं आ रही और इतना कोई बोलने वाला नहीं है। बलोच कौम वैसे भी आई थिंक तादाद में कम है पाकिस्तान में, तो उनकी आवाज़ उठाने वाले उनके लिए कम लोग हैं। तो गज़ा इज़ वेरी ऑब्वियस, तो उसके लिए लोग बहुत बोलते हैं, फ़लस्तीन के लिए बहुत बोलते हैं। सो दिस इज़ इट्स द सेम थिंग, जो भी पाकिस्तान में हो रहा है वही कुछ वही बलूचिस्तान के साथ जाती हो रही है, कोई बहुत शक नहीं ज़्यादती हो है। रही है। कलअदम तंजीमों को, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को ISI यूज़ करती है एज अ प्रॉक्सी, जी, इसमें कोई शक और नहीं ये है। सवाल मैं पूछना चाहती हूँ पाकिस्तानियों से कि अगर आप उस सिचुएशन में होते, आप किसी भी तरह अपनी फैमिली को बचाना चाहते हो, आप अपनी कौम को बचाना चाहते हो, तो आप किसी की भी मदद लेने के लिए तैयार होंगे या नहीं? आप एक मज़लूम इंसान हैं, आप डिफेंसलेस हैं, आपके पास कितना कुछ है, ठीक है, आपने आर्म्स उठाई हैं, आप एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन किस हद तक? एक पूरी फ़ौज के मुकाबले में तो आप नहीं कर पा रहे ना। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि फ़लस्तीन में हो रहा है। तो अगर आप उस सिचुएशन में होते, मैं अपने पंजाबी बहन भाइयों से पूछती हूँ, मैं अपने KPK के बहन भाइयों से पूछती हूँ, सिंधियों से पूछती हूँ कि आपके साथ अगर इस तरह की ज़्यादती हो रही होती तो फिर आप क्या करते? आप किसी की भी मदद लेने के लिए तैयार होते? तो इंडिया ने इस चीज़ को एक्सपोज किया है, एक्सपोज भी और एक्सप्लॉइट भी किया है। उनको पता था इस बात का, और इट्स वेरी सिमिलर इन इंडिया के जो वहाँ की फॉल्ट लाइन्स हैं उनको पाकिस्तानी एक्सप्लॉइट करते हैं। बट मैंने पहले भी कहा है कि पॉलिटिशियंस, हमारी एक डिस्कशन हुई थी कल कि जो इंडिया और पाकिस्तान दोनों के पॉलिटिशियंस हैं वो इन जंगों का फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन जो फ़ौजें हैं उनमें से सिर्फ पाकिस्तानी फ़ौज इन जंगों का फ़ायदा उठा सकती है। कैसे? वो ऐसे कि उनको, जैसे कि मैंने भी आउटलाइन किया है, उनकी एक पावर बेस है, सिक्योरिटी स्टेट बना के। जी जी, सिक्योरिटी स्टेट उसको बना के, और उनके पास अगर अनलिमिटेड पावर है, आप चीफ के पास जितना पावर है उसको मेंटेन करने के लिए, एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन लेने के लिए, अपने प्लॉटों के लिए, अपनी जो जायदादों के लिए, अपने जो भी आप कह सकते हैं, जितनी भी आप चीज़ें हाईलाइट कर सकते हैं, उनके लिए वो ये जंगें चलाना उनके लिए ज़रूरी है। पाकिस्तानी फ़ौज के लिए डेफिनेटली है, पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस के लिए भी है, और कुछ हद तक इंडियन पॉलिटिशियंस के लिए भी है, लेकिन इंडियन फ़ौज के लिए नहीं है, क्योंकि उनका सिस्टम ऐसा है। और नेहरू के टाइम पे हमने ये डिस्कशन की थी कि वो ऐसे क्लोजेज और ऐसे लॉज आ चुके थे कि वो कुछ भी नहीं कर सकते थे बग़ैर किसी पॉलिटिशियन के या किसी हायर अथॉरिटी के, कोई डिसीजंस खुद से नहीं बना सकते, उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करनी पड़ती हैं। अल्टीमेट एक्सट्रीम पावर नहीं उनके पास। तो इफ़ इसको अगर जहन में रखेंगे तो मेरे जहन में इंडियन फ़ौज लड़ना नहीं चाहती पाकिस्तान के साथ। और आप सोचें, ये जानबूझ के नहीं लड़ना जानबूझ चाहती है। के एज इनके ज़बरदस्ती कोई ऐसा नहीं करना चाहते कि उनके लिए तो फ़ायदा नहीं है ना। पाकिस्तान आर्मी भी लड़ना नहीं चाहती, लेकिन जो टॉप के ऊपर बैठ जाता है जी, जी। बंदा, वो अपनी सर्विस एक्सटेंशन के लिए, अपनी जी। पावर की एक्सटेंशन के लिए फौज लड़ा देता है, लोगों को प्रॉक्सी लड़ाता है, फिर वो रिस्पॉन्ड करते हैं, जी, तो ये फौज भी इन्वॉल्व सही, हो जाती ठीक है। कह रहे हैं आप। विशेष साइकिल है। आई एम जस्ट थिंकिंग आउट लाउड, मैं जो बातें अपनी जो है ना बता रही हूँ। तो सो कमिंग बैक टू द मूवी, धुरंधर 1 को आपने क्या दिए थे मैं आउट ऑफ 10? अच्छा, स्नीक प्रीव्यू सॉन्ग्स के भी सुने थे हाँ, अभी सेकंड पार्ट द रिवेंज के भी, और फर्स्ट भी सुन के, क्योंकि फर्स्ट हमने बिल्कुल ब्लाइंडली जाके देखी थी ना, उसके बारे में कुछ सुना था ना, बस ये पता था कि इंडिया पाकिस्तान के बारे में जाके देखते हैं। तो उसको फिर जब देखा तो कम्प्लीटली रिफ़्रेशिंग, इस सेंस में कि गाने अच्छे, बहुत ज़्यादा वो कर रहे थे, आप कह सकते हैं सिंक उसके पूरी मूवी के साथ। और एक चीज़ मैंने नोट की थी कि उस मूवी में बहुत हद तक पाकिस्तानियों को हीरो दिखाया गया था 1 में। हाँ। और इस वजह से हम हीरो बहुत मतलब खुश होते। नहीं, हीरोइक सी एक इमेज बना दी थी, इवन एज अ विलन अगर आप दिखाएं किसी को, लेकिन उस सेंस अक्षय में खन्ना अक्षय और खन्ना रमान डकैत नेक्स्ट लेवल। जी जी, संजय दत्त, चौधरी असलम जी नेक्स्ट जी लेवल। जी जी। और इस सेकंड पार्ट में सिर्फ एक हीरो था, और वो था रणवीर, और वो था हमजा अली मज़ारी भी, और दूसरा नाम भी जसकिरत। जी जी। तो उसमें जो है ना, ये इन्होंने आई थिंक मेक श्योर किया था कि अब पाकिस्तानी हीरो नहीं दिखाना, क्योंकि वो आई थिंक आइकॉनिक सॉन्ग बन चुका था रहमान डकैत की एंट्री का, और इवन जहाँ तक कि संजय दत्त का कैरेक्टर था चौधरी असलम का, उसको भी ना एक लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स दिखाए गए। इस दफ़ा उसी कैरेक्टर को बहुत हद तक विलनाइज किया गया था, उसको बहुत बुरा दिखाया गया था, उसमें भी दिखाया था, लेकिन इसमें जो एक पता नहीं, फिल्म तो इकट्ठी बनाई थी,
लेकिन पर्पसली हो सकता है कि इसको बहुत ज़्यादा दिखाया गया कि ये बंदा बहुत गलत इंसान है, बलोचों को मारता है, मैं मारता होगा, मैं क्यों इसको कहूँ कि ये सच नहीं था, लेकिन इसको विलेनाइज बहुत किया गया था। विलन तो वो था ना, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट था इंडिया पाकिस्तान में। हाँ, लेकिन इनकाउंटर स्पेशलिस्ट होता तो विलन ही है, लेकिन उसको हीरो वर्शिपिंग की जाती है। किया था ना पाकिस्तानियों ने, क्योंकि बलोच बच्चों को हॉस्टल से उठा के मारा जाता है, मिसिंग पर्सन बनाया जाता है। जी, ये तो हकीकत है। जी, लेकिन जब उसको दिखाया गया था, जो पाकिस्तानी नहीं हुआ है जियो पॉलिटिक्स के बारे में और पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के बारे में, उनको तो यही लगा ना बहुत बड़ा हीरो मारा गया जिससे उसको पोर्ट्रे किया गया था। दैट्स ट्रू। तो दिस इज़ माई टेक, मेरी जो एक रिव्यू कह सकते हैं। फर्स्ट वाज गुड, दिस वाज बेटर। दिस इज बेटर, रियली? यस। अच्छा, फर्स्ट को आपने 10 में से 8 दिए थे मेरे ख्याल में। 10 में से 8 दिए थे, लेकिन 8.5 रियलिटी बेस्ड अगर मैं देती तो मैं 7 देती उसको। Okay. लेकिन अगर एक एंटरटेनमेंट बेसिस के ऊपर तो मैंने उसको 8 दिए थे। इसको You're going to get a lot of hate for this, you know, for saying कि ये better थी। Do you honestly think कि I care about being hated? Do you honestly think after 4 years We don't it doesn't make Bring it on, any baby, difference? bring it on। कोई नहीं, ठीक है। It doesn't make any difference to me. ठीक है। So I think that this time for entertainment purposes, I think the songs were good, and even though I had a sneak preview of them, मुझे थोड़ा सा था कि मैं सुनूं गाने कैसे हैं, उस वक्त मुझे नहीं अच्छे लगे, लेकिन मूवी को ऐसे सूट कर रहे थे, बिल्कुल इन सिंक जा रहे थे। 4 घंटे की मूवी है, बट यू डोंट गेट बोर्ड। या टांगे थक गई थी। नहीं, चलो थक जाती हैं टांगे थक गई थी, लेकिन बोरियत नहीं थी। नहीं, आपका दिल था कि बैठे रहे, और एंड पे भी लोग ना, इवन जब क्रेडिट्स चल रहे थे, सॉरी मेरा मुंह खुश्क हो रहा है इस टाइम पे, क्रेडिट्स चल रहे थे ना उस टाइम पे, तो तब भी लोग बैठे हुए थे, हिल नहीं रहे थे वहाँ से। तो ये इसके दिखाते कि मूवी बहुत एंटरटेनिंग थी। तो एंटरटेनमेंट बेस के ऊपर 9, क्योंकि इसमें जो एक ह्यूमन एंगल दिया गया था जसकिरत की फैमिली का, कि वो क्यों ऐसे गया, किस तरह वो मतलब उसकी बहन के साथ ज़्यादती करके उनका कत्ल किया गया, उनके बाप को फांसी दी गई ज़मीन के टुकड़े के लिए, और किस तरह कत्ल किया, तो उनको फिर वहाँ से रिक्रूट किया गया। पाकिस्तान में भी इसी तरह होता है। जी, आप बदला लें जब आप सिस्टम से नहीं खुश होते, जब पूरे का पूरा सिस्टम ऐसा हो कि वो नहीं हो आपको इंसाफ दे रहे, तो फिर आप इंसाफ अपने हाथ में लेते हैं। तो ये पूरी ये दिखाई, आप सिस्टम से टकराते हैं, फिर आपको 99 साल की सज़ा हो जाती है, और उसके बाद भी अगर आप लड़ रहे हैं तो फिर आपकी एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट की जाती है, डिमांड की जाती है, स्केड्यूल 4 में आपको दहशतगर्द बोल दिया जाता है, और इस तरह का सब कुछ आपके साथ हर किस्म की हरकत की जाती है। देयर इज़ अ प्राइस टू बी पेड फॉर स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर, जो कि वहाँ पे हमजा अली मज़ारी या जसकिरत, जो भी आप उसको बोलें, मुझे लगता है इंडिया वाले किसी दिन आप पे भी मूवी बना देंगे। नहीं यार, उसमें जो है ना प्रॉब्लम ये है कि फिर ये कहेंगे पाकिस्तान के अंदर, कहेंगे देखा हम तो कहते थे ये तो एजेंट है, ये तो रहा है। चौधरी असम को एजेंट नहीं कहते, उसके बारे में अगर मूवी बना सकते हैं तो आपके वक्त एक सा नहीं रहता, वक्त भी बदलेगा, और आपकी मूवी बनाएंगे और अच्छी हेरोइन मेरे लिए लेके आए। मैं खुद तो नहीं आऊंगी, लेकिन अच्छी वाली हेरोइन कोई है ना। चलो देखते हैं। एनीवे, रेटिंग 9, लेकिन रियलिटी बेस्ड 8। हाँ, रियलिटी बेस्ड भी 8 भी बहुत बड़ी बात है। 7.5 देते हैं फिर। अच्छा, ओवरऑल 7.5। वैसे सर कि पूरी मूवी के अंदर मैंने आपसे कंसिस्टेंटली पूछा कि अच्छा ये हुआ था, ऐसा हुआ था, क्योंकि मैं तो पॉलिटिक्स के बारे में इतना नहीं जानती थी। 4 साल तक मैं मान नहीं रही थी। You were disgusted to see a lot of stuff. I was disgusted कि ऐसा किया इन्होंने। तो जब आप ऐसी चीज़ें देखते हैं, और ये नहीं कह सकते कि आप इंडिया ने नहीं किया होगा, पाकिस्तानियों के साथ किया होगा, ये इट्स अनडिनाइबल। आप सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है, और आपकी दुश्मनी ऐसी है कि आपको करते हैं। इंडिया में पावर होल्डर्स को लेजिटिमेसी लेने के लिए वो कुछ नहीं करना पड़ता जाके पाकिस्तान के साथ, जो के करना पड़ता है पाकिस्तानी मिलिट्री रूलर्स को हिंदुस्तान के साथ जाके फील्ड मार्शल बनने के लिए। पहलगाम टाइप आपके सामने। हाँ, of course it makes a lot of sense। और यही डिस्कशन कर रहे थे हम कि अगर कोई आदिल राजा उस टाइम पे भी होता जब ये हमले होते थे, तो शायद उस वक्त भी एक्सपोज कर देते कि हाँ ये जानबूझ के किया गया, लेजिटिमेसी के लिए। मैंने सवाल आखिर में जाते जाते कि अगर आसिम मुनीर इजरायली एजेंट है और इंडिया को पता है, तो फिर आसिम मुनीर से उनकी खुशी जायज़ है, कोई शक नहीं है, लेकिन फिर वो आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ क्यों होंगे, ये एक बड़ा ही ज़बरदस्त मतलब एक इंट्रीगिंग किस्म का क्वेश्चन है। लेकिन सांप को दूध पिलाया जाए तो अब मैं उनकी बात नहीं कर रहा। जवाब दूं? जी बताएं। एक टाइम था कि नवाज शरीफ भी इनकी आंखों का तारा था। हाँ, और वो दिखाया है इस फिल्म के अंदर उन्होंने।
जी बिल्कुल उनका तारा था। और माइक थोड़ा करीब कीजिएगा जी। जी मैं कह रही हूँ कि नवाज शरीफ भी उनकी आंखों का तारा था इंडियंस का, ख़ास करके मोदी जी का। लेकिन अब वक्त के साथ साथ तो उसकी भी फितरत उनके सामने आ चुकी है। और वो बड़ी मज़े की बात की थी, जिस गबोल का कैरेक्टर जो था जिसको पोर्ट्रे किया जा रहा था, वो कह रहा था कि 100 बेगैरत, पता नहीं क्या ऐसा की बात, बेगैरतों से भी बेगैरत इंसान ये है नवाब शफीक। उस वक्त वहाँ पे उसका नाम ये रखा हुआ था। तो ये बेसिकली उनकी अभी ये सोच है उसके बारे में। 100 बगैरत मरे या अगर उससे भी ज़्यादा बगैरत उसके खिलाफ हो सकते हैं जो कि सिविलियन है और जो कि पॉलिटिशियन है, तो आसिम मुनीर क्या चीज़ है? ये भी बात आपकी ठीक है, बिकॉज इसके अंदर ये जो मामला है हो सकता है ये जो पहलगाम के और अटैक इमरान के खान, बाद अब जो बात हो रही है कि ठीक है बहुत इंडिया के लिए शायद अच्छा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के लिए अच्छा है, और पाकिस्तान में स्टेबिलिटी होगी तो रीजन में स्टेबिलिटी होगी। और इमरान खान जंग नहीं करना चाहता, ये वो अमन चाहता है। एग्जैक्टली अमन भी चाहता है। और सेकंडली मैं कभी सोचती हूँ कि अगर उस खत्ते में अमन हो, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई दुश्मनी ना हो, और अभी मुझे कहेंगे तो आप इंडिया चली जाओ, आप फलां हो, आप फलां हो, आप इंडियन हो, आप क्यों उनका साथ आपको दे रहे ईरान हो? पसंद है तो आप ईरान चली जाएं। जी जी, अगर आपको इंडिया पसंद हो तो आपको इंडिया पसंद है आप इंडिया चली नहीं, जाएं। इंडिया पसंद करना ना कर, आप अगर सोचें कि अगर मुसलमान की बात हो रही है तो इंडिया में पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान हैं, तो आप क्यों नफ़रत करते हो उनसे? अगर हिंदू से नफ़रत करने की बात हो, क्यों करेंगे आप नफ़रत? उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा? वो भी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं जैसे आप लोग जी रहे हैं। जो आम हिंदू वहाँ पे बैठा हुआ है, आप पॉलिटिशियंस की बात करें वो अलग बात है, अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने वालों की बात करें वो अलग बात है, लेकिन जो आम वहाँ का शहरी है वो आपका क्या बिगाड़ा है? कुछ भी नहीं बिगाड़ा। तो आप उसके पीछे सिर्फ एक हिंदू मज़हब की वजह से आप उसके पीछे पड़े। मैं कंप्लीट करूँ ना मुझे एक, सॉरी मेरा गला थोड़ा सा ख़राब हो रहा है तो माइंड ना कीजिएगा। तो मैंने एक बड़ा प्यारा सा बच्चा देखा था इंडिया में, बच्चा भी नहीं था, टीनेजर था, और उससे ना इंटरव्यू किया जा रहा था। उससे पूछा जा रहा था कि आप जो हैं, मुसलमान था, लेकिन उससे पूछा गया कि आप पाकिस्तान मुर्दाबाद के हैं। उसने कहा क्यों कहूँ मैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, इंडिया भी जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान भी जिंदाबाद, क्यों वो हम क्यों कहीं पे, उनका मुल्क है। और यही बात हमें भी सोचनी चाहिए, नॉट एज जस्ट एज मुस्लिम, एज ह्यूमंस, इंसानियत के नाते, कि इंडिया क्यों नहीं जिंदाबाद हो सकता। वो भी अपनी ज़िंदगियों के स्ट्रगल्स वैसे ही जी रहे हैं जैसे कि पाकिस्तानी जी रहे हैं। उनको भी हक़ है जीने का, क्यों नहीं है हक़? सिर्फ इस वजह से कि वो आपके खुदा को नहीं मानते, अपना खुदा उनका क्यों, मतलब कि दिस इज़ देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू। और दीन में आपको अच्छी तरह से पता है कि कोई ज़बरदस्ती नहीं है, तो हम क्यों किसी पे ज़बरदस्ती करें? बाबा बुल्ले शाह ने कहा था, मस्जिद ढा दे मंदिर ढा दे, मस्जिद ढा दे मंदिर ढा दे जो कुछ ढांदा है, एक बंदे दा दिल ना ढावी, सोना रब दिलां विच रहिंदा है। बिल्कुल सही। और उस खत्ते में कभी अमन आ जाए तो क्या खूबसूरत क्या, मैं अल्फाज नहीं मेरे पास, आप मुझे ना वो The golden sparrow of the subcontinent, जिसके ऊपर अंग्रेज़ साम्राज्य आज जहाँ हम बैठे हुए हैं, इसकी ज़बरदस्त lush golf courses and these lovely clubs and everything is made because of the golden sparrow। और golden sparrow को लड़ा के अब तक जो है वो फ़ायदा उठाया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तानियों को कितना फ़ायदा हो? पाकिस्तानियों को फ़ायदा कोई नहीं हो रहा। नहीं, अभी नहीं हो रहा ना। अब अगर इंडिया के साथ एक कम से कम एक कोर्डियल किस्म की रिलेशन आ जाए, ईरान के साथ कोर्डियल रिलेशंस आ जाए, अफगानिस्तान के साथ कोर्डियल लेकिन रिलेशंस आ उसमें जाए, इंडियन पॉलिटिशियंस को भी कोई डिस्ट्रक्शन And this चाहिए is the अपने problem. फेलियर्स और अपनी करप्शन Exactly. से फोकस हटाने के लिए। तो Yes. वो फिर पाकिस्तान के साथ उनको आसिम मुनीर इलेक्शन से पहले अगर अटैक करवा दे कोई टेररिस्ट किस्म का वहाँ पे, तो उनकी बल्ले बल्ले लग जाती है, उनकी तो मज़ेदार काम हो जाता है। कहते हैं क्या बात है, तो आसिम मुनीर का भी काम हो जाता है, कहता है मैंने गज़वा-ए हिंद शुरू कर दिया है, हाँ अब मुझे फील्ड मार्शल बनाओ, अब मुझे सदर बनाओ। दिस इज़ विशियस सर्कल, मुनाफ़कत है जो हमारे अंदर मौजूद है। एनीवे, ये दिस इज़ द मूवी रिव्यू। एनी फाइनल वर्ड्स बीन? बस आई जस्ट वांट पीस। मुझे चाहिए कि मुझे क्या चाहिए, मैं कौन होती हूँ कुछ कहने वाली, मेरी किसी ने सुननी क्या है। लेकिन आई थिंक वी नीड टू एस्पायर, हमारी एस्पिरेशंस ये होनी चाहिए कि सब एक मिल के अपने अपने मुल्कों के ऊपर कंसंट्रेट करें, ना कि जंगों के ऊपर, ना कि मासूम जानों को ख़त्म करने के ऊपर, जो कि हर तरफ से हो रहा है। और बस मैं बहुत अफसरदा हूँ ये जियोपॉलिटिक्स के हालात देख के आजकल। मूवी देखें, मेरे ख्याल में अच्छा है, लेकिन थोड़ा बहुत आप अनबायस्ड माइंड रख के देखें। ज़ाहिर बात है फिक्शन होगा, ज़ाहिर बात है मिर्च मसाला मिलाया होगा, डालडा मिलाया हुआ होगा, इंडिया ने बनाई है तो इंडिया के फेवर में बनाई होगी, लेकिन उसके जो बातचीत की गई है
उसको अगर क्रिटिकल आप देखें तो उसमें से हकीकतें भी बहुत हैं, और सबीन उसमें रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से 7.5 कह रही हैं, तो 75% अगर बातें भी वहाँ पे वाकई हकीकी तौर के ऊपर हो रही हैं तो वो बहुत बड़ी बातें हैं, और हम ये जानते हुए ये बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि वी नीड टू सी बियॉन्ड आवर नोज़, और अब अमन जो है वो बहुत ज़रूरी है, खित्ते के अंदर बहुत अमन ज़रूरी है। कोई भी यहाँ पे अखंड भारत नहीं बनाने वाला यहाँ पे, ठीक है, इसमें आप टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान बन चुका है, पाकिस्तान को कायम रहना है। बलोचों के साथ हम ज़्यादती हो रही है, उनके साथ इंसाफ ज़रूरी है, डेवोल्यूशन ऑफ पावर ज़रूरी है, उनसे बातचीत ज़रूरी है, उनकी ग्रीवेंसेस, और केपी के साथ ज़्यादती हो रही है, हाँ, अफगानिस्तान के साथ ज़्यादती करने की आप कोशिश कर रहे हैं, इवन अब पंजाबियों के साथ बेचारों उनको तो रगड़ा जाता है, और पंजाब के अंदर भी जो गरीब का बाल है उससे ज़्यादती तो हो रही है। मुझसे लोग करते हैं कि आदिल भाई मुहाजिरों का जिक्र नहीं करते, और मुहाजिरों के साथ भी ज़्यादती हो रही है आदिल। बिल्कुल हो रही है, कोई हर जगह पे। और ये अक्सर होता है कि जब आप किसी मेजॉरिटी को देखते हैं ना, वो माइनॉरिटीज़ के साथ अक्सर ज़्यादती करते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, जहाँ पे इंडिया में हिंदू मेजॉरिटी जो है वो मुस्लिम माइनॉरिटी के साथ ज़्यादती तो करती है, और इस फिल्म में लेकिन उसको एक पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान जो मुस्लिम वहाँ पे आबादी है उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए पॉलिटिकल लेवल के ऊपर यूज़ करता है। तो फॉल्ट लाइन वो तो इंडिया का है, इसलिए पाकिस्तान भी उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो ये फॉल्ट लाइन्स खेलते हुए आपस में एक दूसरे की किल्ली खड़काने के चक्कर में अपनी सारी विकटें गवा के बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो मेरे ख्याल में इससे आगे निकलेंगे तो हम भी जो है वो ग्लोबल एलीट स्टेटस हमारा बनेगा। नहीं तो यहाँ पे यूके या मलेशिया, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना वगैरह क्यों आगे निकल गया है, यूरोप क्यों आगे निकल गया है? क्योंकि वो इन चीज़ों से आगे निकला है ना, उन्होंने इन चीज़ों को समझा है, परखा है, और उसके बाद आगे बढ़े हैं यहाँ से। तो हमें भी आगे तो बढ़ना पड़ेगा। पीस इज़ द लॉजिकल वे फॉरवर्ड। कुछ वक्त था जो कि आप सोच सकते हैं कि जब इमरान खान पावर में थे तो ट्रैवलिंग हो रही थी हर किस्म की। हाँ। आप समझ सकते हैं कि इमरान खान की वजह से हमारा नाम रोशन हो रहा था, और वो चीज़ हम चाह रहे थे, पाकिस्तान डेवलप हो रहा था, पाकिस्तान तरक्की की तरफ जा रहा था, वो उस टाइम पे हुआ था। डेफिनेटली। और यही हम चाहते हैं कि फिर दोबारा से हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो लड़ाई कर रहे हैं। बिल्कुल लड़ के सबको अपना दुश्मन बना रहे हैं। बिल्कुल। तो मुझे और सबीन को इजाज़त दीजिए, बहुत जल्द आप लोगों से दोबारा मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिए, और आप कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइएगा कि हमारी बातों से आप एग्री करते हैं या नहीं करते। और मेरे ख्याल में तो हम एक ऑनेस्ट रिव्यू हमने देने की कोशिश की है इस फिल्म की और ओवरऑल सिचुएशन की। अब ये हमारा ज़ाती राय है, आप अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।